राकेश सिन्हा जी। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसे विषय पर उन्होंने विमर्श शुरू किया है जो दशकों से उपेक्षित था। जो मॉन्यूमेंट्स का सवाल है सभापति महोदय, यदि हम एएसआई का लिस्ट देखें तो 3600 कुछ मॉन्यूमेंट्स हमारे प्रिजर्व किए गए। लेकिन यदि हम एक सर्वेक्षण करें और सतही सर्वेक्षण करें तो हमारे देश में 7 लाख मॉन्यूमेंट्स हैं जो एएसआई की सीमा से बाहर है। प्रश्न उठता है कि मॉन्यूमेंट्स को हम किस रूप में डिफाइन करें, किस रूप में परिभाषित करें। इस हेरिटेज का सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रवाद की परिधि में क्या महत्व है। यदि इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं तो हमें इस बिल के बारे में, इस बिल की महत्ता के बारे में समझने में सुविधा होगी। यह कानून का रूप नहीं ले या कानून का रूप ले, यह बहुत महत्व का नहीं है। महत्व का यह है कि मॉन्यूमेंट्स के महत्व को, हेरिटेज के महत्व को और एक राष्ट्रीय समुदाय को, एक राष्ट्र को समझना चाहिए। अमेरिका ने 1906 में रूजवेल्ट ने एंटीक्विटी लॉ बनाया था और अमेरिका के पास अब तक सिर्फ 158 मॉन्यूमेंट्स हैं जो सुरक्षित रखे गए। रोमानिया एक माउंटेन को लेकर राष्ट्र की अस्मिता को परिभाषित कर रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं भारत को देखना चाहता हूं। उस देखने से पहले मैं महाभारत का वो प्रसंग सुनाना चाहता हूं जब भीष्म युद्ध के 10वें दिन आहत हुए और 8 दिन तक मृत्युशैया पर पड़े रहे। उस दौरान महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, एक संशय था। परिस्थितियों को राजा पैदा करता है कि राजा से परिस्थितियां पैदा होती है। कालम वो कारणम राज्ञो राजा हुआ काल कारणम इति संशय ना भूता राजस्य काल कारणम राजा कालस्य कारणम। भीष्म ने कहा कि राजा परिस्थितियों को पैदा करता है, ना कि परिस्थितियां राजा को पैदा करती हैं। मैं यह प्रसंग इसलिए सुनाया कि आजादी के बाद जब हमने अपनी यात्रा शुरू की, वह यात्रा राष्ट्रवाद की थी, वह यात्रा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थी। लेकिन क्या हमने उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपने हेरिटेज के संदर्भ में, अपने मॉन्यूमेंट्स के संबंध में, अपने अस्मिता के संबंध में परिभाषित किया था? इसी सदन में 1959 में एक प्रश्न आया। वह प्रश्न था कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के दीवारों पर अभी भी ब्रिटिश राजा महाराजाओं के, ब्रिटिश संकेतों के चित्र क्यों उल्लिखित हैं? इसी सदन में 1969 में प्रश्न आया और दो बार यह प्रश्न आया। आजादी के 15 साल बाद यह प्रश्न पूछा गया कि क्वीन विक्टोरिया के चित्र क्यों लगे हुए हैं, कि मूर्तियां क्यों लगी हुई हैं, किंग जॉर्ज की मूर्तियां क्यों लगी हुई हैं। तो मैंने कहा, जो विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने गार्डियन अखबार को उद्धृत किया, आखिर गार्डियन अखबार ने 2014 को यह क्यों लिखा था, फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया। इस भविष्यवाणी के पीछे वह इंपीरिकल फैक्ट्स और तथ्यात्मक चीजें थी। उस एक घटना का जिक्र करके मैं इस बिल पर आना चाहता हूं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन में, लंदन में थे। उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। हम सब जानते हैं कि इंडिया हाउस भारत से बाहर साम्राज्यवादी आंदोलन का एक केंद्र बिंदु था। चाहे लाला हरदयाल थे या वीर सावरकर, सभी इंडिया हाउस और श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रेरित और प्रभावित थे। वो सोशियोलॉजिस्ट एक पत्रिका निकालते थे, पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्र साम्राज्यवाद के विरोध की जो वैचारिक लड़ाई थी, वो लड़ रहे थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपनी मृत्यु के पहले एक विल लिखा। उसमें एक राष्ट्रवादी का, एक देशभक्त का की अंतिम इच्छा क्या होती है? मातृभूमि में से आत्मसात हो जाना। उन्होंने विल में लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अस्थि भस्म को
आजादी के बाद, स्वाधीनता के बाद भारत ले जाया जाए। सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 47 में 15 अगस्त को हम आजाद हुए, तिरंगा झंडा लाल किले पर फहराया गया, राजनीतिक आजादी मिल गई। आप कल्पना कीजिए, मैं नहीं जानता हूं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है, उसकी आत्माएं कहां होती हैं, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं मानव बुद्धि से कि एक देशभक्त जिसने विल में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद अस्थि भस्म को भारत ले जाए, उसके जीवन की दूसरी कोई तमन्ना नहीं थी। 47 से 57 बीत गया, 67 बीत गया, 77 बीत गया, 87 बीत गया, 97 बीत गया, उसके अस्थि भस्म कहां थे भारतीयों को पता नहीं था। 2003 में वर्तमान प्रधानमंत्री और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जेनेवा से श्यामजी कृष्ण वर्मा के उस अस्थि भस्म को भारत लाया। गुजरात में 55 एकड़ जमीन में एक क्रांति तीर्थ की स्थापना की। शायद यही वैचारिक यात्रा है। इसी वैचारिक यात्रा का नई दिल्ली का जो परिणाम था, उसने द गार्डियन अखबार को, 200 साल पुराने अखबार को लिखने के लिए बाध्य कर दिया। फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया। भौतिक रूप से ब्रिटेनी तो 47 में गए, लेकिन विचार के स्तर पर हमने ब्रिटेन को 2014 में वापस भेजा। 2014 के बाद जो अधिष्ठान में परिवर्तन हुआ, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण मैं उदाहरण देना चाहता हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय शैली और भारतीय पुरातत्व, इन तीन चीजों का उल्लेख भारत के प्रधानमंत्री के संसद और संसद के बाहर के भाषणों में जो होता है, एक समाजशास्त्री, एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक जितना भी परिस्थितियों को बदलना चाहे बदल नहीं सकता, वह विमर्श का एक हिस्सा बनता है। लेकिन जो भीष्म ने कहा कि शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि धारणा में परिवर्तन करता है, दृष्टि में परिवर्तन करता है, दौर में परिवर्तन करता है, तो समाज में एक बुनियादी परिवर्तन आता है, सोच और विमर्श में परिवर्तन आता है। इसीलिए 2014 के बाद जो विमर्श में परिवर्तन हुआ, एक महत्वपूर्ण अधिष्ठान का परिवर्तन है और विचारों के स्वराज की ओर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। देखिए, पुरातत्व का महत्व सिर्फ एक संरचना के रूप में नहीं होती है। केरल में 1000 साल पुराना पलाक्कड़ में जो मंदिर है, जो चोला डायनेस्टी का एक स्टोन से बना हुआ जो मंदिर है, क्या वो मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान है? शिवाजी का जो रायगढ़ में किला है, क्या वो शिवाजी का एक किला मात्र है? बिहार के औरंगाबाद में एक देव में एक सूर्य मंदिर है जो सैकड़ों साल पुराना है, क्या वो सिर्फ मंदिर मात्र है? भारत की जो सांस्कृतिक और सभ्यताई यात्रा हुई है, उस सभ्यताई और सांस्कृतिक यात्रा का चित्रण चाहे अशोक का पिलर हो, या शिवाजी का रायगढ़ में किला हो, या केरल के पलाक्कड़ का मंदिर हो, वे सभी विजुअल रूप में राष्ट्र को दिखाते हैं। इन चीजों को संरक्षण करके हम पास्ट में, हम भूत में नहीं जीते हैं, हम वर्तमान को चित्रित करते हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करते हैं। Past resembles the present and we strengthen the posterity. इसलिए इस बिल में जो एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसका जयराम रमेश जी ने एक दूसरे अर्थ से अलग किया, मैं नहीं कहता हूं ये कानून बने, लेकिन जो विमर्श का मूल मुद्दा है कि CSR का खर्च वहां होना चाहिए नहीं होना चाहिए, 2% से अधिक बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। जयराम रमेश जी से मैं बहुत सीखता हूं। आज उन्होंने कहा कि CSR का मूल उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास को प्रोत्साहित करना। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि स्थानीयता का महत्व CSR में है, लेकिन एक राष्ट्र की परिभाषा सिर्फ यदि भौतिक विकास में होती तो भारत का अस्तित्व आज नहीं, सैकड़ों वर्ष पहले मिट गया होता। हमने संस्कृति को अपने सभ्यता के आईने में परिभाषित किया और सभ्यता को हमने मानव यात्रा के साथ जोड़ा। मानव यात्रा, सभ्यता और हमारी संस्कृति, तीनों के बीच जो जीवंत संबंध है, उसी को हमारे पुरातत्व प्रतिबिंबित करते हैं। एक स्थानीय स्तर का पुरातत्व, चाहे सेंट्रल दिल्ली में जो अशोक का पिलर है, उस अशोक के पिलर की जो आज ढांचे में जो आज दिक्कतें आ रही हैं, उस ढांचे में जो न्यूनताएं आ गई हैं,
उन न्यूनताओं से जो हमारी वर्तमान और आगे वाली पीढ़ी देखेगी, उसका ध्यान अशोक के उस साम्राज्य की ओर नहीं, अशोक की धर्म की परिभाषा की ओर नहीं, उसका ध्यान इस बात के लिए जाएगा कि आज के वर्तमान के हमारे जो शासक हैं उनकी दृष्टि में संस्कृति और सभ्यता का महत्व नहीं है। इसलिए 2014 में सत्ता बदलने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार एक बात पर जोर दिया, चाहे वो मन की बात में उस स्थानीय पक्ष को रखा जिस स्थानीय पक्ष में वैश्विकता आती है, और जो वैश्विक पक्ष को रखा जिसमें स्थानीयता आती है, यही मॉन्यूमेंट्स भारत को एक राष्ट्र के रूप में, बीजों के रूप में दृष्टि दिखाती हैं। दुनिया भारत को उन्हीं मॉन्यूमेंट्स में देखती है। मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा अमेरिका के पास 158 मॉन्यूमेंट्स हैं। रूजवेल्ट ने जब 1906 में कानून पे दस्तखत किया था, उसने 17 बार उसका उपयोग किया। रूजवेल्ट ने अपने जीवन में सबसे अधिक उपयोग किसी कानून का किया तो यही एंटीक्विटीज एक्ट का किया। वो जानता था अमेरिका को एक हिस्टोरिक कम्युनिटी बनना है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दूसरे देश ऐतिहासिक समुदाय बनने की प्रक्रिया में मॉन्यूमेंट्स को ढूंढ रहे थे। हम ऐतिहासिक समुदाय इसलिए हैं कि चाहे 47 हो या 1857 हो या उसके पहले 1757 हो, भारत की परिभाषा 1700, 1600 या 1000 साल की नहीं है। भारत की परिभाषा 10,000 साल की यात्रा की है। यदि नालंदा के विश्वविद्यालय के मॉन्यूमेंट्स को सिर्फ हमने यह देखा कि एक भवन को जला दिया गया, तो वह नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने भले ही आग लगाया, लेकिन वो एक दार्शनिक पक्ष को, पीढ़ियों को, दुनिया को दिखाती है कि एक सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। यह सिद्धांत जो है, यह जो दर्शन है कि कंटेस्टेशन इज द कोर, जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले भाषण में उपनिषद, केदारनाथ से एक उपनिषद का वो 2 शब्द प्रयोग किया, नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं, दिस इज नॉट, दैट इज नॉट। ये कंटेस्टेशन इज द कोर ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशनल वैल्यूज। यदि हम कंटेस्टेशन को निकाल दें, नेति नेति को निकाल दें, तो पंथ निरपेक्षता की संपूर्ण परिभाषा ही समाप्त हो जाती है। जिन लोगों ने नेति नेति से बाहर रह के भारत की पंथ निरपेक्षता को परिभाषित किया, जो लोग नेति नेति में रहकर पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हैं, मॉन्यूमेंट्स उसी को चित्रित करता है। वो एक मात्र स्ट्रक्चर नहीं, मात्र संरचना नहीं, उसके पीछे एक दर्शन है, एक इतिहास है। मॉन्यूमेंट्स के बारे में 2 और महत्वपूर्ण पक्ष हैं। जब किसी हेरिटेज को हम देखते हैं, मैं नैमिषारण्य का नाम लेता हूं, सभापति महोदय परिचित होंगे, आपके राज्य से जुड़ा हुआ है। दुनिया के इतिहास में आपने कहीं सुना है क्या कि 12 साल तक विमर्श लगातार चला हो? नैमिषारण्य में हिंदुस्तान के सारे संत और विद्वान इकट्ठा हुए। 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, आज हमारा सेमिनार 4 दिन का, 6 दिन का या महीने भर का होता है। 12 वर्ष तक हमारे विद्वान एक दिन में 100 सेमिनार एक साथ समानांतर होता था। उस नैमिषारण्य को संरक्षित करना और नैमिषारण्य के उस दृष्टि को पीढ़ियों को दिखाना कि यह देश तर्क पर आधारित देश है। क्या सिर्फ हम आर्थिक ढांचे में इसको देखेंगे कि 2% हो या 25% हो, या माननीय भूपेंद्र जी ने जो कहा हस्तिनापुर, यह हस्तिनापुर की जो एक चित्र है, वह चित्र सिर्फ भारत को जीता है। जो भारत से बाहर के लोग आते हैं, जब हस्तिनापुर में उन्हें बताया जाता है कि युद्ध कैसे हुआ, युद्ध में क्या परिणाम निकला, गीता का, भगवत गीता का उपदेश कैसे दिया गया, तो वह सभ्यता की वो निरंतरता है। इसलिए मैं कहता हूं भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है, बाकी राष्ट्र राजनीतिक राष्ट्र है। पहले एक सभ्यता होती थी और अनेक राष्ट्र होते थे, लेकिन जब से यूरोप ने मॉडर्न नेशन स्टेट का कंसेप्ट दिया और राष्ट्र को संस्कृति से बाहर भूगोल में सिमटना शुरू कर दिया, तो हम एक बड़ी सभ्यता को, 10,000 बड़ी सभ्यता को और भारत की वर्तमान ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर की सभ्यता को एक छोटे से भूभाग में समेट कर रखने की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। यह सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है, मैं जयराम रमेश जी को बताना चाहता हूं, यह हमारी एक नैतिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है कि उस सभ्यता को लेकर चल रहे हैं। बहुत से हमारे हिस्से आज अफगानिस्तान में हैं, संस्कृति के बहुत से विरासत की चीजें आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। आखिर पाणिनि का जन्म कहां हुआ?
सिर्फ भूगोल बदलने से हम पाणिनि को भारत भूल नहीं सकता है। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान का आज स्थान कहां है? भले ही वो अफगानिस्तान में, लेकिन आज पृथ्वीराज चौहान को हिंदुस्तान नहीं भूल सकता है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिधि में जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, तब कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने जो तब कहा, और जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, जो एक महत्वपूर्ण डिबेट है, और हमारे मित्र इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, दोनों का मैं सम्मान करता हूं कि दोनों की अपनी दृष्टियां होती थी, दोनों ही अपनी दृष्टि के अनुसार अपनी बातें कहते थे। जवाहरलाल नेहरू जी की दृष्टि में एक यूरोप आधारित एक राष्ट्रवाद की एक परिकल्पना थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के मस्तिष्क में एक भारत केंद्रित राष्ट्रवाद की परिभाषा थी। जब उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को, एक सिर्फ मंदिर को गौरी गजनी ने तोड़ा, एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने एक हिंदू मंदिर को तोड़ा, इस रूप में देखने की एक परिभाषा आई। उसी परिभाषा से बाहर निकलकर जब कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा, तो उसमें लिखा, कलेक्टिव कॉन्सेंस ऑफ इंडिया इन फेवर ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द सोमनाथ टेम्पल। यह कलेक्टिव सब कॉन्सेंस ऑफ इंडिया क्या है? यह जो सामूहिक सब चेतना है, सामूहिक उपचेतना है, वो सामूहिक उपचेतना 3 बातों से बनती है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं 2 मिनट के अंदर। पहली बात सामूहिक उपचेतना में हम अपने आप को उस विरासत से जोड़ते हैं। तो विरासत लेगेसी से एक शब्द नहीं है, विरासत अद्वैत का शब्द नहीं है, वो द्वैत का शब्द है। विरासत से हम उस भवन को देखते हैं, जिस भवन से हम वह जोड़ते हैं कि इस भवन से शासन कैसे हुआ, इस भवन में बैठा कौन था, उसका सामाजिक और राजनीतिक दर्शन कौन था। दूसरा दूसरा जो हम अपनी विरासत से के अलावा हम जोड़ते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हमारी आयु क्या है। क्या हमारी आयु विदेशियों के द्वारा परिभाषित है या आयु हमारे द्वारा परिभाषित है? तो वह आयु हमें उन हेरिटेज से, उस विरासत से मिलता है। तीसरा, हमारा भविष्य क्या है? जो हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो हमारे पास्ट को नहीं, पास्ट के उस ग्लोरी को दिखाते हैं। जिस मॉन्यूमेंट से हमारी हार दिखाई पड़ती है, वहां हमारा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। किसके बावजूद मैं किसी मॉन्यूमेंट्स को हटाने के समक्ष नहीं हूं। इसके बावजूद भी भारत बना रहा है, इसके बावजूद भी भारत की सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ती रही। ये जो बावजूद है, विथ यू, विदाउट यू, इरेस्पेक्टिव ऑफ यू, आप साथ हैं। जो मॉन्यूमेंट हमारे साथ रहा, जो मॉन्यूमेंट हमारे साथ नहीं रहा, जो मॉन्यूमेंट रहने के बावजूद भी हम रहे, इन तीनों के बावजूद भारत की सभ्यता और संस्कृति पलती बढ़ती रही। मैं अंत में एक बात से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इसकी चर्चा मैंने एक बार अपने भाषण में सदन में किया था। बस सभापति महोदय, मैं 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं, आप बार बार इधर देख रहे हैं। 1931 में कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी ने, प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य ने आशुतोष मेमोरियल लेक्चर कलकत्ता में दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक गुलामी दिखाई पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर डोमिनेशन होता है, आधिपत्य होता है, लेकिन सांस्कृतिक और वैचारिक गुलामी दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि वह विचारों के तौर पर, संस्कृति के तौर पर स्नेह आपके अंदर आता है। पहले आप उसका प्रतिरोध करते हैं, बाद में वह आपको स्वयं आदर्श लगने लगता है, जिसकी आप नकल करते हैं, इमिटेटर्स बन जाते हैं, वह आपके लिए आदर्श बन जाता है। फिर वैसा ही बनना चाहते हैं, वैसा ही बोलना चाहते हैं, वैसा ही करना चाहते हैं। तो यूरोप केंद्रित जो वैचारिक डोमिनेशन था और है, उसका कारण है कि 47 से लेकर 2014 तक हमने मॉन्यूमेंट्स को बचाया, लेकिन हमने उसके महत्व को नहीं समझा। हमने अपनी गति धीमी रखी। यही कारण है कि 1959 में इस सदन में जब सवाल पूछा गया, तो हमारी सरकार जवाब नहीं दे पाई कि क्वीन विक्टोरिया और एडवर्ड किंग जॉर्ज की प्रतिमाएं अभी भी दिल्ली में क्यों बनी हुई हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के दीवारों पर ब्रिटिश चित्र क्यों लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि भारत में जो परिवर्तन आ रहा है, वह परिवर्तन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परिवर्तन है, जो कि देश को समृद्ध कर रहा है। और इसी समृद्धि में
यह बिल आता है, मुझे लगता है कि विनय जी इस पर जो विचार कर रहे हैं, इस बिल के द्वारा जो एक विमर्श शुरू हुआ है, इस विमर्श के द्वारा हम जिस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं वह रास्ता हमारे उस ग्लोरी का रास्ता है जिसको हमने पीछे खोया था। उसे प्राप्त करने के लिए, उसी स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करने के लिए हम कदम बढ़ाए हैं। कोई चाहे या ना चाहे, भारत का कदम बढ़ चुका है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत धन्यवाद राकेश सिन्हा जी।